हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कैनी टीवी रिपेयर चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। जब भी मैं आता हूं तो कुछ खास ही लेके आता हूं। प्रैक्टिकल वीडियोस होते हैं, नो डाउट। लेकिन आज मैं जो प्रैक्टिकल आपके सामने लेके आया हूं, उसके लिए हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं और क्या फॉल्ट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं फॉल्ट की तरफ ले जाता हूं आपको। फॉल्ट क्या है? अभी तक तो आपने देखा था एंड्रॉयड बोर्ड हम रिपेयर करते थे। अब हम यहाँ पर बताते हैं आपको। ये नॉर्मल बोर्ड रिपेयरिंग में आया है, ठीक है। इसकी रिपेयरिंग बताने वाला हूँ। अब ये बोर्ड के अंदर पहले से ही कुछ काम हो गया है। यहाँ पर जो रैम की सप्लाई है उसको डायरेक्ट किया हुआ है। यहाँ एक मॉसफेट है जो निकला हुआ था, ठीक है, ऑलरेडी डायरेक्ट किया हुआ है। और क्या फॉल्ट है पहले हम देखेंगे। चालू कर लेते हैं। यहाँ पर इंडिकेटर लाइट की पोजीशन है बहुत ही डिम रेड है, मतलब फुल जो डार्क रेड होना चाहिए उसकी जगह पे डिम रेड है, ठीक है। मैं जूम करके बता देता हूँ। ओके, बहुत ही कम लाइट जल रही है, तो इसका मतलब ये स्टैंड बाय में पूरी तरह है नहीं। तो चेक करने के लिए क्या क्या सप्लाईज चेक करनी होगी और क्या सिग्नल्स चेक करने होंगे, उसके लिए हम आज जो यूज़ करने वाले हैं, एक तो हम डीएसओ का इस्तेमाल करेंगे फॉल्ट फाइंड करने के लिए। मैंने आपसे एक वादा किया था कि डीएसओ का इस्तेमाल करके हम बताएंगे आपको कि किस तरह से रिपेयरिंग की जाती है डीएसओ का भी यूज़ करके, ठीक है। डीएसओ ना हो तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम दूसरे तरीके भी बताएंगे आपको कि डीएसओ ना हो तो आप किस तरह से रिपेयरिंग करेंगे। और मदरबोर्ड टेस्टर यूज़ कर रहे हैं। अभी हमने फ़िलहाल फुल एचडी केबल लगा रखी है, हमें पता नहीं है इसमें रिजोल्यूशन कौन सा है। ओके, और ये बोर्ड जिसका नंबर है मैं क्लोज़अप करके बता देता हूँ आपको। और फ्लैश लाइट का भी इस्तेमाल करते हैं। इसका बोर्ड का नंबर है VS.T53U21। इसमें ये एक प्रोसेसर है, फ्लैश आईसी है, ठीक है। और देख सकते हैं ये नॉर्मल बोर्ड है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाला बोर्ड नहीं है। फिर भी डीएसओ से कैसे रिपेयरिंग करेंगे, आपके मन में एक ख्याल तो ज़रूर आया होगा। चलिए, तो हम अभी सबसे पहले कौन से पॉइंट को टेस्ट करने वाले हैं वो बता देते हैं आपको। क्रिस्टल की दोनों पिनों के बीच में हम चेक करेंगे पहले फ्रीक्वेंसी कितनी बता रहा है, ठीक है। ये क्रिस्टल की एक पिन है जिस पे फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है देख लेते हैं। थोड़ा मुश्किल है ऑर्गेनाइज करना सभी कुछ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी कुछ ऑर्गेनाइज हो जाए। ठीक है, अभी देखो फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी गड़बड़ है ना। तो मैं यहाँ पर 500 नैनो सेकेंड की सेटिंग कर रखी है। दिखा देता हूँ पहले कितनी सेटिंग पे है अभी, तो हमें गड़बड़ कहाँ दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 नैनो सेकेंड की सेटिंग है। इसे मैं चेंज करूँगा, फ्रीक्वेंसी का जो डायल है उसको घुमाकर इसे 50 नैनो सेकेंड कर देंगे। ठीक है, ये 50 नैनो सेकेंड, अब ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई है। तो पल्स कैसा दिखेगा देख लो पहले। तो पल्स नॉर्मल हो गया है। इसकी मेज़रमेंट वैल्यू लेने के लिए यहाँ मेज़रमेंट टैब दबाना है आपको, बटन जो है मेज़रमेंट का वो दबाना है। ठीक है, ये मेज़रमेंट बटन है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दबाना होता है वो बता देता हूँ, जिससे कि आप इसकी फ्रीक्वेंसी देख पाओ। ठीक है,
मेज़र का जो टैब खुलेगा उसमें इतनी सारी चीज़ें लिखी होगी, उसमें ये ऑल पैरामीटर्स जो ऑफ है ना उसको ऑन कर देना होगा। ठीक है, तो हम ऑन कर देते हैं इसे यहाँ से F3 बटन से। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 23.8 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी बता रहा है। ओके, 23.8 मेगाहर्ट्ज़। सो ये फ्रीक्वेंसी ओके है, मतलब क्रिस्टल वर्क कर रहा है। इतनी फ्रीक्वेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्रिस्टल की दोनों ही पिन पे यहाँ पर 23.8 मेगाहर्ट्ज़ शो कर रहा है। अभी हम फ्लैश की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, फ्लैश आईसी की क्लॉक पिन कौन सी है पहले हम देख लेते हैं। तो मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, वापस यहाँ पर आ जाते हैं कि मैं क्या दिखाने वाला हूँ। ठीक है, अभी सबसे पहले मैं आपको पिन डिटेल समझा दूँ फ्लैश आईसी की। ठीक है, अभी यहाँ पर पिन नंबर 1 के लिए मार्किंग कोड है। मैं थोड़ा क्लोजअप कर लेता हूँ ताकि बहुत अच्छे से दिख पाए आपको। ठीक है, पिन नंबर 1 के लिए यहाँ पर मार्किंग है, एरो मार्क है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 नंबर की जो पिन है ना उस पर मैं चेक करने वाला हूँ क्लॉक फ्रीक्वेंसी, जो हमने अभी 24 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी देखी थी क्रिस्टल के ऊपर। ये क्रिस्टल है 24 मेगाहर्ट्ज़ का, इसकी आधी फ्रीक्वेंसी, ये 24 लिखा हुआ है ना, इसकी आधी 12 हुई, तो हमें आधी फ्रीक्वेंसी यहाँ दिखनी चाहिए। तो ये मैं मानूंगा कि इसमें सॉफ्टवेयर है और ये काम कर रहा है। ठीक है, सो यहाँ देख लेते हैं पहले कि क्या ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर चेक करूँगा। ठीक है, और डीएसओ पे चेक करूँगा बाद में। ओके, सो हम अब डीएसओ पे आ जाते हैं। मैंने प्रोब हटा रखी है अभी, पहले मैं डीएसओ की सेटिंग कर लूँ कि प्रॉपर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो हमारी जो रेंज यही रहेगी जो अभी हमने क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी चेक की थी। तो अभी हम यहाँ पर क्लॉक चेक कर रहे हैं, जो कि यहाँ मेजरमेंट क्या बता रहा है, 12। ठीक है, मेरा मेन एम क्या है, आपको क्लियर रिजल्ट दिखाना। ठीक है, वो मैं दिखा के रहूँगा। यहाँ पर 12 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। ठीक है, 12 मेगाहर्ट्ज़ मतलब हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिस्टल। जो क्रिस्टल पूरी फ्रीक्वेंसी बना रहा है उसकी आधी फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर फ्लैश आईसी जो है ना वो वर्क कर रही है। ओके, कम्युनिकेट कर रही है प्रोसेसर के साथ। तो दिक्कत क्या हो रही है, अब हम डेटा लाइन चेक करेंगे, डेटा लाइन इसकी कैसे होती है। ओके, सो यहाँ पर डेटा लाइन, ठीक है, ये फर्स्ट पिन है जो कि मैं जो चेक करके बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट पिन मतलब चिप सिलेक्ट पिन है। इस पर फ्रीक्वेंसी कुछ उजड़ी उजड़ी दिख रही है, हम देख के बता देते हैं आपको। अभी मैं फुल स्क्रीन पे ही रखता हूँ सभी। ठीक है, यहाँ पर ये जो ऑन है इसको ऑफ कर देते हैं। पहले आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी थोड़ी गलत दिख रही है, तो वो इसलिए बिकॉज हमने अभी फ्रीक्वेंसी का जो डायल है वो क्लॉक चेक करने के लिए रखा था। अभी हमें डायल जो है घुमा के फ्रीक्वेंसी डेटा की है वो चेक करने के लिए 1 माइक्रोसेकेंड पर डिवीज़न रखा है। मतलब एक डिवीज़न का जो माप है वो 1 माइक्रोसेकेंड, इसकी विड्थ जो है वो 1 माइक्रोसेकेंड की है। और इसकी जो पल्स विड्थ है, पल्स विड्थ ये है। अभी हमने 1 वोल्ट पर डिवीज़न रखा है, तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट की इसकी विड्थ हाइट है। हाइट मीन्स एम्पलीट्यूड, और विड्थ है इसकी कितनी है, 1 माइक्रोसेकेंड की। तो ये है चिप सिलेक्ट वोल्टेज सिग्नल, माफ़ कीजिएगा। अब हम चेक कर लेते हैं क्या डेटा इनपुट आउटपुट 0, माफ़ कीजिएगा, डेटा इनपुट आउटपुट 1 क्या यहाँ पे प्रेजेंट है या नहीं है, वो देखना है हमें। तो देखो यहाँ डेटा भी है, ऐसा नहीं है कि डेटा नहीं है। ठीक है, डेटा है, लेकिन डेटा कितना सही है वो देखने के लिए हमें
प्रोग्रामर का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इसमें प्रोग्रामर का यूज़ करेंगे RT809H, क्योंकि मैं अभी F प्रोग्रामर यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ज़्यादातर दो ही प्रोग्रामर यूज़ होता है मेरे पास, eMMC के लिए UFI बॉक्स, NAND IC और फ्लैश IC के लिए नॉर्मल RT809H प्रोग्रामर। सो अभी हम डेटा इनपुट आउटपुट ज़ीरो चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर गड़बड़ दिख रही है। मतलब जो इन जीरो मीन्स इनपुट है, ठीक है, इनपुट में गड़बड़ दिख रही है। अब देखो आउटपुट कितना बता रहा है, आउटपुट डेटा ओके है या नहीं है, ओके है काफ़ी हद तक, लेकिन जो इनपुट डेटा है वो कम बता रहा है। तो ये सीधी सीधी फ्लैश आईसी की गड़बड़ी हमें नज़र आ रही है, जो कि हम यहाँ चेक करके बता रहे हैं आपको, ठीक है। पर यहाँ पर चेक करके बता देते हैं आपको, मैं कहाँ चेक कर रहा हूँ वो देखना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। तो फ्लैश आईसी की जो पिन नंबर 5 पे मैं चेक कर रहा हूँ, ये फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है। अभी हम क्या करेंगे, फ्लैश आईसी को निकाले बिना ही इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे पहले, ठीक है, और देखते हैं अगर जो ज़रूरत पड़ी तो हम फ्लैश आईसी को निकालेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम फ्लैश आईसी को बदलेंगे भी, ठीक है। लेकिन हमें अभी सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि क्या है गड़बड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब आईएसपी केबल की वायरिंग करने के लिए यहाँ पर VGA जो आउट इनपुट है उसमें हमने ये VGA इनपुट कनेक्ट कर दिया, जो कि हमारे प्रोग्रामर से आ रहा है, ठीक है। कहाँ पे कनेक्ट किया है हमने, इस पॉइंट पे, ओके। और हमारा जो कनेक्शन है डेटा का वो हमने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रखा है, और हमारी स्टेटस लाइट जो है वो जल रही है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा क्लोजअप में ले जाकर, स्टेटस लाइट आप देख सकते हैं यहाँ पर येलो शो कर रही है, ये रेड शो कर रही होती तो कुछ डेटा का फेलियर था इसका फर्मवेयर का, ठीक है, जो प्रोग्रामर का। तो वो तो सही है, कनेक्शन भी ओके है, तो क्या लगता है कनेक्ट हो जाना चाहिए प्रोग्रामर। तो हम अब चले जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं मेरा एक वो विंडो भी खोल लेता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं क्या मेरी जो, देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ये चालू है लाइव, ठीक है, मैं इसी को चालू रखता हूँ, ये चालू है लाइव, ठीक है, मैं इसी को चालू रखता हूँ, ये चालू है लाइव, ओके, ठीक है। तो सेम स्क्रीन मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पर, ओके। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वही चीज़ मुझे दिख रही है, तो मुझे पता चलेगा कि आपको कितना क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है। अभी हम फ्लैश आईसी को निकाले बिना ही इसकी प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। तो अभी मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ ये स्क्रीन को, और सबसे पहले हम यहाँ पर RT809H प्रोग्रामर का एप्लीकेशन ओपन करेंगे। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ओके। अभी हम ऑटो आईएसपी का यूज़ करेंगे। पहले ऑटो आईएसपी का यूज़ तब किया जाता है जब हमने पावर दे रखा है प्रोसेसर के थ्रू, हम फ्लैश आईसी की डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइन को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं अभी समय पे। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एस्टेब्लिश हो चुकी है आईसी। अभी हम आईसी को स्मार्ट आइडेंटिफाई, यहाँ पर बटन है, उसमें कौन सा आपको सिलेक्ट करना है, 25 सीरीज़ या 24 सीरीज़। 25 सीरीज़ जो हमारी फ्लैश आईसी है उसमें जो आगे के दो नंबर्स डिजिट्स होते हैं वो 25 होती है। मेमोरी आईसी होती है जो ई प्रोम, पहले ज़माने में जो ई प्रोम थी वो भी करीब 24 C02 से लेके 24C16 ऐसी अलग अलग आती थी। ऐसे ही इसमें 24C सीरीज़ की ई प्रोम होती है, और
EEPROM का जो होता है ये SMT टाइप होती है दोनों ही, ठीक है। हमारे यहाँ पर पिन टाइप की अभी LED टीवी में यूज़ नहीं होती है। तो यहाँ पे हमें इसे सिलेक्ट करके ओके करना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर इग्नोर या अबॉर्ट कर लेते हैं अभी, क्योंकि हमने IC निकाली होती तो ये सिलेक्ट करते हैं, और क्योंकि हमने अभी ISP प्रोग्रामर से कनेक्ट कर रखा है तो ऑटो ISP दबाना है। तो ये दो तरीके होते हैं, ऑटो ISP और स्मार्ट आइडेंटिफाई स्मार्ट ID। ये तब यूज़ करना है जब हम IC सॉकेट पर, प्रोग्रामर सॉकेट पर यूज़ करते हैं। मैं बता देता हूँ सॉकेट कैसा होता है जिस पे हम IC फिट करते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार का होता है। हम IC निकाल कर इस सॉकेट पे फिट करके प्रोग्रामर के साथ कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली। उसके एडाप्टर की जो 48 पिन की जो कनेक्शन है उसमें हम कहीं भी प्लेस करेंगे तो वो ऑटो डिटेक्ट हो जाता है। तो उसके लिए स्मार्ट आइडेंटिफाई यूज़ करना है। इस समय जो कि हम ऑटो ISP यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो है ये इससे IC सिलेक्ट हो चुकी है। ना सिलेक्ट हो तो आपको देखना है कि इसके सारे पावर्स, मतलब प्रोसेसर में जाने वाले 3.3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, ये सारे सप्लाई चेक करनी है। और फ्लैश IC में जाने वाली 3.3 वोल्ट भी आपको चेक करना है। तो फ्लैश IC की 3.3 वोल्ट वही है जो प्रोसेसर में जा रहे 3.3। तो हमने एक 3.3 चेक कर लिया तो हो गया अपना काम। सो यहाँ पर ऑटो ISP सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हमें पहले क्या करना होता है, हमेशा ऑलवेज फर्स्ट रीड कर लेना है। तो मैं ये मेरा जो टेस्ट फोल्डर है उसमें रीड कर लूँगा, इसको रीड करके रख लूँगा। तो रीडिंग स्टार्ट हो गई है। ये थोड़ा स्लो होता है व्हेन कंपेयर टू स्मार्ट आइडेंटिफाई। जब हम सॉकेट में रख के प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो फास्ट होती है इसकी, इन कंपैरिजन टू ये वाली जो हम ऑटो ISP से कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो अभी हम सबसे पहले इसकी प्रोग्रामिंग को रीड करेंगे, ठीक है, और फिर राइट करके देखेंगे अगर जो ज़रूरत पड़ी तो। अभी क्योंकि फ़िलहाल मुझे ऐसे लगता है कि ज़रूरत ना भी पड़े, बिकॉज हमने अभी फ्रीक्वेंसी चेक की थी DSO से, लेकिन एक था जहाँ पे हमें डाउट लगा था, वो था डेटा इनपुट आउटपुट 0 पिन, जो 5 नंबर की जो पिन थी उस पर डेटा थोड़े कमज़ोर दिख रहे थे। इसीलिए हम इसमें अभी डेटा राइट करने की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने के लिए सबसे पहला काम होता है कि हम इसकी रीडिंग कर लें पहले। पूरी रीडिंग करने के बाद फिर हम राइटिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर जो आपने ये बैकअप नहीं लिया और नो इंडिकेटर हो गया तो कस्टमर आपको क्या बोलेगा कि यार मेरा तो वो जो इंडिकेटर लाइट थी लाल थी, बंद नहीं थी, आपने तो बंद करके दे दिया टीवी, तो आप पूरा बोर्ड आप नया डाल के दो या जैसा था वैसा बना के दो। तो तभी दिक्कत हो जाएगी आपको, अगर जो आपने बैकअप नहीं लिया हो तो। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताऊंगा दोस्तों कि DSO के और भी काफ़ी सारे फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। आगे आपको वीडियो में वो भी देखने के लिए मिलेगा कि DSO के और कौन से फंक्शंस होते हैं जिससे हम वीडियो सिग्नल को चेक कर सकते हैं। वीडियो सिग्नल डेड हो, अगर जो वीडियो सिग्नल ना आ रहा हो तो क्या दिक्कतें आती है, वो देखने के लिए DSO आपकी मदद कर सकता है, बताने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सो अभी हम इस समय पे ये जो काम कर रहे हैं ये रीडिंग प्रोसेस चल रहा है। अभी रीडिंग सक्सेसफुल तो हो चुका है, वेरिफिकेशन चल रहा है। वेरिफिकेशंस वो चीज़ है जो वेरिफिकेशन में ये फाइंड आउट किया जाता है कि जो रीड करके जो सेव किया है वो डेटा वही है क्या जो IC के अंदर है। दोनों की कंपैरिजन यहाँ पर इस समय पे हो रही है, ठीक है। ये कंपैरिजन पूरी हो जाएगी, अगर जो ये भी सक्सेसफुल है तो आपका जो डेटा है वो सिक्योरली रीड कर चुके हैं आप, और वो वापस से बैकअप के काम आ सकता है, मतलब ओल्ड स्टेटस पे जाने के लिए काम में आ सकता है। अगर जो ये ऑटो वेरिफिकेशन फेलियर बताता है या कोई एरर आ जाती है तो आपको समझ लेना है कि ये जो रीड सक्सेसफुल हुआ है वो नहीं है जो आपकी IC के अंदर डेटा है, ठीक है। सो वो देख लेना है आपको सबसे पहले कि वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होना चाहिए, उसके बाद ही आप राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, रीडिंग का वेरिफिकेशन।
देखिए अभी इस समय पे हमें मदरबोर्ड टेस्टर की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी पावर सप्लाई को बंद करते हैं, इसे ठंडा होने देते हैं। मदरबोर्ड टेस्टर को अननेसेसरी चालू नहीं रखेंगे। अब देखो ये रीड हो चुका है, तो अभी हम इसको एक रास्ता देंगे कहाँ पर सेव करना है इसको। तो मैं क्या करूँगा, डेस्कटॉप में इसे सेव कर दूंगा टेस्ट फोल्डर के अंदर। ठीक है, ये इसमें डेट है इसलिए मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है नाम देने की। हाँ, लेकिन अगर जो आपको मॉडल नंबर चेसिस नंबर के साथ सेव करना हो अगली बार के लिए, अभी के लिए तो इतना ठीक है कि आपको याद रहेगा कि आपने कहाँ सेव किया है डेट के हिसाब से। ठीक है, अभी हम यहाँ पर ये जो डेटा है इसकी बफर चेक करेंगे जो रीड हुआ है। देखो डेटा में क्या दिक्कत है मैं बता देता हूँ आपको। ऊपर का पूरा माला जो जहाँ पे पावर पी पी फॉर पावर होता है वो चीज़ नहीं दिख रही है यहाँ पर, और पावर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ है वो यहाँ पर एम्प्टी है। ठीक है ना, यहाँ कोई भी जगह पे खाने जो है वो दिख नहीं रहे हैं जो पावर से रिलेट करते हैं, तो वो डेटा यहाँ पर खाली है। ठीक है, तो रीडिंग हमारी जो थी वो तो सक्सेसफुल हुई है, हमने फाइल भी सेव कर दी है, और लेकिन वो जो फाइल हमें चाहिए वो इसमें नहीं है, तो हमें डेटा राइट करना अब ज़रूरी हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, डेटा वही लेंगे जो ओके हमारे पास पड़ा हो। ज़रूरी है कि आपके पास पड़ा होना चाहिए। नॉर्मल बोर्ड का ये फाइल कई बार चाइना के इसमें रखते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फाइल पड़ी है हमारे पास, ये फाइल को हम ले लेते हैं। ओके, ओपन कर लेते हैं और राइट कर लेते हैं। राइट करके हम फिर से बफर चेक करेंगे, इसकी बफर एंट्री क्या बता रहा है। इस समय पे राइटिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले क्या होता है, इरेजिंग, मतलब इरेज होने के बाद ही राइटिंग स्टार्ट होता है, मतलब इसके अंदर के पूरे डेटा को मिटा दिया जाता है, उसके बाद दोबारा राइटिंग स्टार्ट होती है। काफ़ी लोगों ने मुझसे ये भी कहा था डीएसओ के बारे में, तो डीएसओ का भी सब्जेक्ट लिया है, साथ में मैंने मर्ज किया है RT809H प्रोग्रामर का पूरा फंक्शन समझाना है। तो मैंने सोचा कि चलो हमारे पास बोर्ड भी है और ये समझा भी सकते हैं, सो मौका भी है, दस्तूर भी है, तो हमने ये टॉपिक को ले लिया है ताकि आपकी जो शिकायत है कमेंट में जो आप करते हैं वो सारी चीज़ें पूरी हो जाए। और दोस्तों आप लोग लाइक करने के लिए डबल टैप करना है, आपको 2 बार टैप करना है। इस समय पे ये राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो हम बातचीत कर लेते हैं। हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैं विनोद कैनी। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ वो क्या है, मदरबोर्ड की टेस्टिंग। मदरबोर्ड की टेस्टिंग में सबसे पहले आपको हमेशा वोल्टेज की टेस्ट कर लेनी है। वोल्टेज की टेस्टिंग क्या होती है, आपको प्रोसेसर में जाने वाली सभी सप्लाई पता होनी चाहिए कि कितने कितने वोल्ट की प्रोसेसर की सप्लाई होती है, वो सभी सप्लाई प्रेजेंट है या नहीं है देखना है। कुछ सप्लाई जो है स्विच के बाद आती है, तो आप उसे फोर्सफुली ऑन भी करके चेक कर सकते हैं। फोर्सफुली ऑन करने के लिए मॉसफेट की जो गेट पिन को ग्राउंड करके चेक कर सकते हैं, वो जो वोल्टेज है वो आगे आता है या नहीं आता है वो देखना है। मदरबोर्ड पे जो पी चैनल मॉसफेट लगा होता है जो स्विच का काम करता है, वो सप्लाई को अपने अपने समय पे आगे भेजने का, उसकी गेट पिन पे चेक कर लेना है। गेट पिन पे अगर जो वोल्टेज जो भी वोल्टेज इनपुट है उस उतना ही वोल्टेज बता रहा है तो समझ लेना कि वो बंद है। ग्राउंड करने से दोनों जो लाइन है वो शॉर्ट हो जाएगी, सोर्स और ड्रेन, और वोल्टेज आगे फ्लो होगा जो प्रोसेसर तक पहुंच जाएगा। तो हम इस तरह से फोर्सफुली ऑन करके भी देख सकते हैं कि सारे वोल्टेज प्रेजेंट है या नहीं। 2 वोल्टेज तो सीधा ही पहुंच जाएगा, 3.3 एंड 1.2, लेकिन जो 1.8 वोल्ट है वो स्विच होके आएगा। ठीक है, तो वो देख लेना है आपको कि क्या वो स्विच वाला वोल्टेज ओके है या नहीं, फोर्सफुली ऑन करके। ठीक है, अगर जो प्रोसेसर कमांड नहीं दे रहा है तो आप कमांड देंगे। कमांड क्या देंगे, ग्राउंड
वोल्टेज देंगे, उसको ग्राउंड कर देंगे गेट पिन को। ठीक है, यहाँ पे अभी 16 लाइक हो गई है 14 से, तो 2 लोगों ने तो लाइक कर दिया है, बाकी तो मेरे ख्याल से अड़ के बैठे हैं कि नहीं हम लाइक नहीं करेंगे। अरे लाइक नहीं करना है तो वीडियो देख रहे हो आप लोग, मज़े ले रहे हो और लाइक नहीं कर रहे हो। ठीक है, अभी ये वेरिफिकेशन जो है वो सक्सेसफुल होने ही वाला है, तो हम यहाँ पर अब देख लेते हैं कि हम कहाँ पहुँचे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। जो हमने डेटा राइट किया था वही डेटा राइट हुआ है, तो बफर की टेस्टिंग करेंगे हम। अब देखो यहाँ पे पी फॉर पावर आ चुका है, और ये जो डेटा थे वो सारे डेटा हमने रिकवर कर लिए। तो रिकवर नहीं किया है, हमारे पास ओके डेटा होना चाहिए था तभी ये हो सकता था। तो ये पावर से रिलेटेड डेटा होता है, इसके बिना टीवी चालू बंद कुछ भी नहीं होगा, एकदम मतलब नो इंडिकेटर पे ही रहेगा। तो ये बफर की एंट्री चेक करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप डेटा रीड करते हैं उसके बाद बफर चेक कर लो, बफर से आपको पता चल जाएगा कि फ्लैश आईसी में कुछ काम करना है या नहीं करना है। तो हम ओके डेटा तो राइट कर ही चुके हैं, तो अब हम बोर्ड को चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये बोर्ड ऑन हो चुका है, इसमें जो प्रॉब्लम थी डेड सेट की, और यहाँ पर इंडिकेटर लाइट भी ब्लू शो कर रहा है। ठीक है, अभी हम डेटा चेक कर लेते हैं। डेटा चेक करने के लिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि फ्लैश आईसी जब वर्किंग में होती है, मैं ये पहले फ्लैश आईसी क्या है बता दूँ आपको। फ्लैश आईसी जब वर्किंग में होती है मतलब ऑन स्टेट में, इसमें कोई भी सिग्नल नहीं दिखेगा आपको, लेकिन ऑफ स्टेट होगा। ऑफ स्टेट मतलब स्टैंड बाई से जब रिमोट से ऑफ करोगे तभी उसमें सिग्नल होता है। चालू में सिग्नल ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा वरना कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, चालू कंडीशन मतलब अभी जो यहाँ पर ऑन है टीवी उस समय पे चेक नहीं करना है। ऑफ स्टेटस में मतलब हमने रिमोट से बंद करना है, इंडिकेटर लाइट की पोजीशन रेड होगी तभी ये काम करेगा। तो ये जो रेड पोजीशन है वो कितनी रेड है उससे पता चलेगा आपको कि स्टैंड बाई ओके है या नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसकी जो डेटा पिन की जो प्रॉब्लम बता रहा था मैं, जिसकी बार बार बात बता रहा था कि वो पिन कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा आ चुके हैं। जो डेटा पांचवा जो था पिन, ठीक है, पांचवी पिन मतलब अभी जो पिन की मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ वो ये है। ठीक है, 5 नंबर, और 5 नंबर पे डेटा यहाँ पर आ चुके हैं जो कि एकदम कंप्लीट है, एकदम क्लियर है। ठीक है, तो फिर से हम चालू करके दिखाते हैं आपको। अभी स्टैंड बाय में है टीवी, तो लास्ट पोजीशन पे ही रहेगा। ये मैंने पूरा टीवी ऑफ करके ऑन किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डेटा आ चुके हैं यही है फ्रीक्वेंसी जो आपको चेक करनी चाहिए। ओके, मैं प्रॉपरली रख के बता देता हूँ आपको। इसी के बाजू में एक सप्लाई का भी पिन है, तो ध्यान रखना है कि वो दोनों पिन टच ना हो जाए वरना आपका बोर्ड बंद हो सकता है। तो अभी वही हो गया है दोस्तों, तो डेटा बंद हो गए। क्या ये चालू हो पाता है टीवी? देखो नहीं। अभी यहाँ पे हम इसे इंडिकेटर लाइट को बंद होने की वेट करेंगे। पहले हमने टीवी तो बंद कर दिया, इंडिकेटर बंद हो गया है। अभी ऑन करके देख लेते हैं। डार्क रेड है मतलब स्टैंड बाई ओके है। इस समय पे क्या ये बोर्ड ऑन हो पाता है देख लेते हैं। कुछ सेकंड लगते हैं, जब तक कि फ्लैश आईसी में पल्स आते हैं उसके बाद ही ये स्टार्ट होता है। तो यहाँ पहले देख लेते हैं क्या ये पल्स आ चुके हैं इसकी फ्लैश आईसी पे। अब देखो ये जो चिप सिलेक्ट पिन है उसका पल्स आ चुका है, इसके बाद ये काम करेगा।
एक मिनट, ये स्टैंड लंबा है ना तो घुमाने में बहुत दिक्कत हो रही है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पल्स आया है। तो ऐसी कंडीशन में रिमोट का फंक्शन करना, देखो अभी रिमोट से ऑन किया उसके बाद पल्स चले जाते हैं जब टीवी ऑन हो जाता है। तो यहाँ टीवी ऑन हो गया है तो यहाँ से सारा जो पल्स है वो ऑफ हो गया है। ठीक है, तो कोई भी डेटा लाइन भी आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा उसमें। ठीक है, देखो अभी मैं डेटा लाइन पे चेक कर रहा हूँ, कुछ भी नज़र आ रहा है आपको? तो ऑन पोजीशन में फ्लैश आईसी पे कुछ भी नहीं होता है। अभी हम आपको एलवीडीएस की सारी जो फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में बताएंगे। एलवीडीएस की जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, उसे हम चेक कैसे करते हैं। सबसे मेन मैं दो पिंस के बारे में जानकारी दूंगा जिससे कि नो पिक्चर के सिम्टम देखने मिलते हैं, RX2 और RX क्लॉक। ठीक है, तो मैं एक चैनल का चेक करके बताऊंगा, दूसरी चैनल में सेम ही होता है। ठीक है, तो हम पहले सिग्नल भी लगा देते हैं, सिग्नल एंड विदाउट सिग्नल दोनों ही कंडीशन में आपको चेक करके बताएंगे। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसे बंद कर देते हैं। अब डीएसओ की जो फ्रीक्वेंसी की मैं जो बात कर रहा हूँ, जो एलवीडीएस की फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए होगी वो क्या होगी देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम क्लॉक फ्रीक्वेंसी कहाँ पर चेक कर रहे हैं वो दिखा देते हैं। पहले एलवीडीएस की क्लॉक फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, ठीक है, वो देखो ज़ीरो, थोड़ा पास में से दिखाते हैं ताकि क्लियरली दिखे आपको। फ्लैश लाइट का यूज़ किया है ताकि क्लैरिटी रहे। अब देखो यहाँ पर ये फर्स्ट वाला जो है ना एलवीडीएस की जो लाइन में, यहाँ पे वन, देखो ये एक दो तीन चार, यहाँ से फ्रीक्वेंसी स्टार्ट होती है एलवीडीएस की। ठीक है, तो जो नीचे की साइड दिख रहा है वो ज़ीरो है, RX0, ये RX0 प्लस है, ये वन माइनस नीचे और ये वन प्लस है, फिर टू माइनस एंड टू प्लस, ये दोनों आपको चेक करना है जब नो पिक्चर के सिम्टम होते हैं। और साथ में यहाँ पर RX क्लॉक, ठीक है, RX क्लॉक यहाँ पे है। तो अभी हम सबसे पहले क्लॉक फ्रीक्वेंसी चेक करके बताते हैं आपको कि क्लॉक फ्रीक्वेंसी कैसी होती है। ठीक है, ये अभी हमने क्लॉक फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है। अब मैं डीएसओ की तरफ ले जाता हूँ आपको। RX क्लॉक किस तरह से दिखेगा वो देख लो पहले। देखो कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसे दिखेगी, मेज़रमेंट लेके देखना है। 75 मेगाहर्ट्ज़ का ये सिग्नल होता है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, 74.6, मैं क्लोजअप में ले जाता हूँ। ठीक है, 74.6 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, ये देखना है आपको नो पिक्चर के टाइम पर क्या ये फ्रीक्वेंसी है या नहीं है। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि डीएसओ की क्या ज़रूरत है। डीएसओ आपको बहुत कुछ बताता है दोस्तों, तो इसलिए डीएसओ की ज़रूरत है। तो हम दोनों साइड में, मतलब ज़ीरो, ये इसमें माइनस प्लस नहीं होता क्योंकि क्लॉक है। ओके, सो लेकिन हाँ दोनों में ही फ्रीक्वेंसी जो है कॉमन 74.6 मेगाहर्ट्ज़ दिखेगी, जो कि अभी हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, 75 मेगाहर्ट्ज़ के करीब फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर जो ये नहीं बताता है, ऐसे बताता है, तो समझ लेना कि जो आपकी प्रोसेसर है वो ख़राब है। यहाँ पर अच्छे से पहले दिखा दें आपको कि क्या प्रोसेसर यहाँ पे ख़राब कैसे बोल रहा हूँ मैं। ओके, अभी तो नहीं है ख़राब, लेकिन जब नो पिक्चर की प्रॉब्लम आती तब की बात कर रहा हूँ मैं। ओके,
सो नो पिक्चर की सिम्टम में सबसे पहले आपको ये दोनों फ्रीक्वेंसी ही चेक करनी है। अब मैं आपको डेटा जो इसके जो एलवीडीएस के लिए डेटा जो पैनल में जाते हैं उसकी RX2 लाइन की बारे में बता दूं, सिग्नल में और सिग्नल में कैसे दिखते हैं ये। ठीक है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी कॉमन रहेगी सिग्नल हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर अगर जो आपने HDMI इनपुट कनेक्ट कर रखा है इन दैट केस क्या रहेगा 012। ठीक है, दो नंबर की जो RX2 की लाइन पे क्या फ्रीक्वेंसी दिख रही है, तो उसके लिए हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं। कुछ इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, अब देखो ये डिपेंड करता है वीडियो सिग्नल के ऊपर, तो ये वेरी होती रहेगी बिकॉज वीडियो सिग्नल एक जैसा तो रहता नहीं है, हमेशा चेंज होता रहता है। तो ये मेगाहर्ट्ज से लेके किलोहर्ट्ज तक अलग अलग फ्रीक्वेंसी बता रहा है। अभी मैं मेज़रमेंट ऑफ कर देता हूँ और फिर बताता हूँ आपको कि कैसा दिखता है। तो ये वीडियो सिग्नल कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, अभी हम दोनों ही कंडीशन में आपको बता रहे हैं। अभी मैं यहाँ से ये आउटपुट डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, जो HDMI इनपुट लगा रखा है ना वो डिस्कनेक्ट कर देता हूँ और फिर बताता हूँ चालू में ही। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी देख लीजिए कुछ ऐसी दिख रही है। मैंने ये हटा दिया, ये अभी मैंने HDMI इनपुट जो लगा रखा था वो हटा दिया है। तो देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। तो नो पिक्चर हो मतलब अगर जो मान लो कोई भी इनपुट कनेक्ट किया लेकिन आपको कोई भी सिग्नल ना दिख रहा हो, तो यहाँ पर LVDS पे आप ये चेक कर सकते हैं कि लगाने के बाद ये फ्रीक्वेंसी बन जानी चाहिए जो अभी बन रही है। ठीक है, अभी मैंने HDMI केबल लगा दिया है, इनपुट सिलेक्ट हो गया है। आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नज़र आ रही है। इसको एकदम थोड़ा फाइन कर देते हैं। ये फ्रीक्वेंसी का डायल नॉब है, फ्रीक्वेंसी डायल नॉब से अब इसे सेट कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं देखो चालू में हटा रहा हूँ, ये फ्रीक्वेंसी अलग हो गई और डेटा लगने के बाद जब आप सिग्नल देते हो तो फ्रीक्वेंसी ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है कि इसकी जो LVDS इनपुट है या नहीं है देखना है। ठीक है, तो DSO आपको बहुत कुछ सिखाता है दोस्तों। सो DSO को हल्के में मत लेना। अगली बार कभी भी फॉल्ट हो तो DSO से रिपेयर करने की कोशिश करना। अगर जो आपके पास है नहीं है तो कोशिश करना कि एक आप ले लो। DSO बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है आपके लिए, आपकी लाइफ में पैसे बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल ये है। ठीक है, तो टोटल किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है डेड सेट रिपेयर करने के लिए। DSO एक ऑप्शनल है, लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप इम्पोर्टेंटली लो। देखो इसके बिना भी हम रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन वो एकदम सटीक नहीं होगा, मतलब परफेक्ट नहीं होगा, निशाने पे फॉल्ट नहीं होगा। आपको ट्रायल एंड एरर मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। अगर जो सटीक निशाने पे काम करना है तो आपको हमेशा DSO का इस्तेमाल करना है और DSO की फ्रीक्वेंसी पे भरोसा करना है। ठीक है, अभी फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है चेक करनी, वो मैं बता देता हूँ। एक तो आपको क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी चेक कर लेनी है सबसे पहले डेड सेट में। नो इंडिकेटर या इंडिकेटर जिस तरह से अभी इसमें थी, लो इंडिकेटर थी। लो मीन्स बहुत ही डिम जल रहा था, रेड लाइट। ठीक है, तो उसे चेक कर लेना है। और यहाँ पे कमेंट जितने भी है अब मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। एक मिनट। तो चलिए अभी हम मौसम भी एक्चुअली आज जो है ना बहुत ही बादल वाला है अहमदाबाद में, तो इसकी वजह से बहुत ही डिम रिजल्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ मुझे भी तकलीफ़ हो रही है रिपेयरिंग करने में। इसके बाद हम जो वीडियो लेके आने वाले हैं, इसी के बाद तुरंत बाद सोनी 6 टाइम ब्लिंक में है और उसमें बैकलाइट का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो किस तरह से हम रिपेयर करेंगे वो दिखाएंगे आपको। ठीक है, बैकलाइट की कोई भी परेशानी नहीं है, फिर भी 6 टाइम ब्लिंक में है ये टीवी, तो किस तरह से उसको ठीक करेंगे आइए देख लेते हैं। और यहाँ पर सारे कमेंट्स जो है वो पढ़ लेते हैं। रोमी फार्मा लिखते हैं गुड आफ्टरनून सर। PHX लिखते हैं BGA 169। देखिए BGA 169 के ऊपर ऐसा एक काम करेंगे, जो
RT809H प्रोग्रामर से ही एक दिन में 16 GB की कोई मेरे पास आता है अगर जो टीवी, तो मैं 16 GB की आईसी पहले तो यूएफआई बॉक्स से रीड कर लूँगा, बिकॉज हमें ऐसा नहीं करना है कि खो देना है वो मतलब टीवी कोई आपको दिखाने के चक्कर में कि भाई हम RT809H प्रोग्रामर से रीड करने के बाद राइट करेंगे तो क्या होगा। हाँ, लेकिन मैं पहले यूएफआई बॉक्स से रीड करके पूरा डेटा ले लूँगा, उसके बाद RT809H प्रोग्रामर जो कि मैं बोलता हूँ 4 GB तक ओके है, उसकी उसमें 16 GB की डेटा को किस तरह से रीड करेंगे। और BGA169 जो एडेप्टर है 153 एंड 169, ठीक है, वो उसका यूज़ करके हम बताएंगे आपको। तो ये PHX ने लिखा है 169। धर्मेंद्र चौहान लिखते हैं सो सुपर एक्साइटेड। सलीम मंसूरी लिखते हैं हाय दिस दिस इज़ मोहम्मद सलीम फ्रॉम मुंबई। और बाबू पत्रा लिखते हैं सर स्क्रीन लाइट मेरा नहीं है, नहीं आ रही है, स्क्रीन में लाइट नहीं आ रही है, लाइट नहीं आ रही है, लेकिन क्या पिक्चर बन रही है वो मुझे बताना पड़ेगा आपको, ठीक है, पिक्चर बन रही है कि नहीं वो बताइए, ठीक है। बाबू पत्रा लिखते हैं क्या करूं, हाँ क्या करूं वो देखने के लिए आप मुझे बताइए कि टॉर्च लाइट लगाने से क्या पिक्चर हल्की हल्की दिख रही है आपको, बैकलाइट नहीं जल रही है क्या, उसके बारे में बताइए। या इंडिकेटर लाइट की बात कर रहे हो या बैकलाइट की बात कर रहे हो, आप मुझे बताएंगे प्रॉपरली तो फिर मैं कर पाऊँगा। यहाँ क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट लिखते हैं 3 डॉट पे क्लिक करके से सभी लोग प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट, आपकी चैनल का नाम है। 3 डॉट पे जाके आपको लाइक बटन दबाना है, आप ये काम वो कर सकते हैं, या डबल टैप करेंगे अपनी ही जो स्क्रीन पे 2 बार टिक करेंगे तो लाइक हो जाएगा, ठीक है। और संजय अहेर लिखते हैं वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन सर, थैंक्स सर वंस अगेन। कोई प्रॉब्लम नहीं संजय, मैं बैठा हूँ, जब भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बताइए कि आपको किस विषय में वीडियो देखना है, तो हम उसी विषय पे वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ट्रिक मास्टर लिखते हैं नमस्कार सर, ट्रिक मास्टर लिखते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग करना था, नहीं मैंने अभी बंद कर रखी है, कभी करेंगे तो ज़रूर मैं यूट्यूब के थ्रू ही आपको आके बताऊंगा। विष्णु लिखते हैं सर एंड्रॉयड बोर्ड कितने का आएगा LED टीवी के लिए। देखिए एंड्रॉयड बोर्ड अलग अलग रेट के होते हैं, ठीक है, उसके रेट कुछ 1600 रुपये से लेके अलग अलग रेट के होते हैं, तो आपको डीलर से ही पूछना पड़ेगा। विष्णु जी लिखते हैं 43 इंच LED है, उसमें क्या है। ट्रिक मास्टर लिखते हैं जी सर थैंक्स। या यहाँ पे ट्रिक मास्टर की मैंने कोई बात का जवाब दिया था लगता है, उसके लिए उन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में पूछा था, तो मैंने बता दिया कि ऑनलाइन ट्रेनिंग जब भी होगी तो आपको पता चल जाएगा यूट्यूब में, मैं इसी तरह से वर्टिकल लाइव में आके आपको बता दिया करूँगा। विष्णु जी लिखते हैं बेस्ट एंड्रॉयड बोर्ड कौन सा है। देखो बेस्ट करके कुछ नहीं होता है, सभी चाइना का है, और सभी दुकानदार जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना वही बनवाते हैं एंड्रॉयड बोर्ड। जो इंडिया में जितने भी आते हैं ना वो डिस्ट्रीब्यूटर खुद अपनी चॉइस के हिसाब से बनवाते हैं, उनकी दुकान के नंबर होते हैं जो आप रिजोल्यूशन के लिए जो चेंज करते हैं वो दुकानों के नंबर होते हैं उसमें, इनिशियल नंबर्स। तो ये सभी चाइना से तो आता है, सभी एक जैसे ही होते हैं, कोई ज़्यादा मैंने फ़र्क देखा नहीं है, सभी इतने ही चलते हैं। बसवंत बौद्ध लिखते हैं सर यू आर हैवसम, थैंक यू बसवंत। आशीष मैसराम लिखते हैं सर जी नमस्ते, नमस्ते सभी को। और अभी मैं इजाज़त चाहूँगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जो लेके आ रहा हूँ वो 6 टाइम ब्लिंक सोनी का टीवी, जो कि मेरे पास मदरबोर्ड मैंने मंगवाया है। मेरा एक टीवी ठीक करने के लिए, जो 40 इंच का टेक्नीशियन का टीवी है उसको ठीक करने के लिए मैंने डिफेक्टिव बोर्ड मंगाया। डिफेक्टिव सस्ते में आ जाता है, हम उसे रिपेयर करके उसे ओके कर सकते हैं, तो हम उसकी टेस्टिंग बताएंगे कि 6 टाइम ब्लिंक में क्यों है वो
उसकी पूरी टेस्टिंग देखने के लिए आप मेरी जो YouTube चैनल में अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ऊपर आपको रेड अक्षरों में सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, सब्सक्राइब बटन दबा देना और साथ में नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, बिकॉज मैं जब आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तुरंत बाद आ रहा हूँ इसी वीडियो के बाद। बसवंत बहुत लिखते हैं, सर हाउ टू नो विच इज़ ओरिजिनल BOE पैनल एंड विच इज़ डुप्लीकेट। देखिए ये बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी जो ओरिजिनल BOE पैनल जो होता है ना उसमें स्टिकर नहीं होगा, वो प्रिंटिंग उसकी जो होगी वो डायरेक्टली PCB के ऊपर होगी, और जो डुप्लीकेट BOE पैनल होगी उसके ऊपर स्टिकर जो मारा होगा वो जो उसकी ओरिजिनल जो पैनल नंबर होगा उसके ऊपर ही स्टिकर मारा होगा। ठीक है, बस इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, बाकी तो कोई हार्डकोर वो नहीं है कि किस तरह से चेक करेंगे। ठीक है, RS लिखते हैं, सोनी टीवी ऑन ऑफ प्रॉब्लम है। ऑन ऑफ मीन्स रिस्टार्ट हो रहा है। देखिए रिस्टार्ट हो रहा है तो फिर आपको चेक करवाना पड़ेगा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या होता है, प्रोसेसर की थ्रेशोल्ड भी होती है रिस्टार्ट की प्रॉब्लम में। तो आपको क्या करना है, प्रोसेसर को BGA मशीन पे हीट करवाना है। कि कोई आपके एरिया में हो तो आप वो करवा सकते हैं, हम तो करते हैं, हमारे पास BGA मशीन है। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, उसके बाद वीडियो को मैं एंड करूँगा। ये हमारी BGA मशीन है जिससे प्रोसेसर की हम सोल्डरिंग करते हैं, मतलब प्रोसेसर को हीट करके दोनों साइड में हीट है इसकी, नीचे ये और ऊपर दोनों साइड में। तो ये है हमारी BGA मशीन जिसका नंबर है ZMR5860। ठीक है, इसके थ्रू हम काम करते हैं और चिप लेवल वर्क है इधर, टोटली चिप लेवल है। मतलब कोई भी बोर्ड हम ज़्यादातर नहीं डालते हैं, जो यूनिवर्सल बोर्ड होता है मैं मतलब साल में 1 से 2 बोर्ड ही डालता हूँ यूनिवर्सल। बहुत ज़्यादा ज़रूरत, जैसे कि अभी प्रोसेसर ख़राब है, मार्केट से प्रोसेसर ओके नहीं मिल रही, तभी मैं डालता हूँ बोर्ड। वरना तो मेरे ज़्यादातर बोर्ड में यहाँ पर रिपेयरिंग करता हूँ, तो यहाँ पर चिप लेवल रिपेयरिंग होती है। ठीक है, सभी को धन्यवाद। आप सभी जुड़े उसके लिए थैंक्स ए लॉट सभी को, और लाइक किया उनके लिए स्पेशल धन्यवाद, और जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर लें। और फिर ये वीडियो स्ट्रीम को मैं एंड कर रहा हूँ इसी वादे के साथ कि नेक्स्ट वीडियो जो मैं 6 टाइम लिंक का उसके साथ वापस लौट के आ रहा हूँ, वेट कीजिए। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स ए लॉट, बाय।